स्वागत आप सभी का मयंक सर की इस साइंस क्लास में। तो बच्चों, दिवाली से पहले हम विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ रहे थे और इस विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात की और वहां पर हमने श्रेणी क्रम संयोजन को पूरा किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा यह जो टॉपिक होगा वह होगा प्रतिरोधों के संयोजन में ही दूसरा भाग, जिसका नाम है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। आज की यह क्लास विद्युत धारा वाले चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। चलिए तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं आपको परिभाषा रटाने वाला नहीं हूं, आप अपनी समझ के अनुसार खुद परिभाषा निकाल सकते हैं। अभी आप केवल गौर से केवल चित्र को देखिएगा। यदि आप डायग्राम पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो आप ये पा रहे होंगे कि इसमें दिए गए जो प्रतिरोध हैं, मैं सामान्य यहां 3 प्रतिरोध ले रहा हूं। इन तीनों प्रतिरोधों के जो सिरे हैं, पहले वाले सिरे वो किसी एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं और इनका जो दूसरा सिरा है वह किसी अन्य पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के जो पहले सिरे होते हैं वह किसी एक बिंदु पर जुड़े होते हैं और उनके जो दूसरे सिरे होते हैं बच्चों वह अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इस संयोजन को ही क्या कहा जाता है? पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अब बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका था पिछली क्लास में कि धारा वह जिसको जितने आप रास्ते दोगे वह उतने ही रास्तों में बटे जाएगी। तो यदि आप डायग्राम में गौर से देखेंगे तो 3 प्रतिरोध जो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा परिपथ में क्या बह रही है? आई। जब धारा आई बह रही है तो जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंची, आपने देखा कि उसको जाने के लिए कितने मार्ग मिल रहे हैं? सामान्यतः 3 मार्ग मिल रहे हैं। वह प्रतिरोध R1 में भी जाएगी, R2 में भी जाएगी और किस में जाएगी? R3 में भी जाएगी। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिएगा R1 में बहने वाली धारा क्या है? I1। R2 में बहने वाली धारा क्या है? I2। और R3 में बहने वाली धारा क्या है? I3। यानी कि धारा कितने भागों में बट गई? 3। लेकिन विभवांतर क्या होगा? समान, क्योंकि विभवांतर किस पर निकालते हैं हम? सामान्य परिपथ के 2 बिंदुओं पर। और जितने भी आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यदि आप डायग्राम में देखेंगे तो पहले सिरे किसी एक बिंदु पर हैं और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर। तो यानी जो विभवांतर होने वाला है इस पार्श्व क्रम संयोजन में वह कैसा होने वाला है? एक समान होने वाला है। तो देखना कैसे सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। मैंने मान लिया 3 प्रतिरोध हैं। कौन कौन से? R1, R2 और R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए बच्चों? पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। अब आप जानते हैं श्रेणी में आपने क्या पढ़ा था कि वहां पर धारा क्या थी? समान, विभवांतर क्या था? अलग अलग। यदि आप यहां देखेंगे तो मैंने क्या कहा है आपसे? अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा क्या होगी बच्चों? अलग अलग होगी। और उसका मैंने मान लिया क्या? I1, I2 और I3 तथा एक समान क्या होगा? विभवांतर, क्योंकि बिंदु यहां पर कितने दर्शा रखे? पर 2। तो वह क्या है? मान लिया V। और हम ये पढ़ चुके हैं जो चीज बट रही है उसी का टोटल लगा करके हम क्या करते हैं? सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। तो परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी, बहने वाली जो कुल धारा आई है वह तीनों धाराओं के या क्या जाएगी? योग के बराबर आ जाएगी। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या? I3। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब मैं यदि I का मान निकालूंगा, I1, I2 और I3 का मान निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? तो किसका मान आ जाएगा? टोटल प्रतिरोध का मान आ जाएगा। कौन से क्रम के लिए? पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो देखना, प्रतिरोध R1 से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी बच्चों? हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, V बराबर IR। तो यदि आप यहां से I निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों?
ये आ जाएगा बी बटे आर। अब हमारे लिए धारा आई क्या है, यहां पर आई बने, विभवांतर क्या है, एक समान यानी वी है, और प्रतिरोध कैसा है R1। इसी प्रकार से R2 से बहने वाली धारा क्या होगी, I2 बराबर बी बटे R2, और ऐसे ही I3 से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, बी बटे R3 हो जाएगी। अब मान लिया आपने कि टोटल जो विभवांतर है परिपथ का वो क्या है V, प्रतिरोध क्या है R, और धारा क्या है बच्चों I हो, तो वही ओम के नियम से वापस I बराबर क्या आ जाएगा, बी बटे आर आ जाएगा। किसके लिए, ये पूरे परिपथ के लिए है। मान लिया अपन ने कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 को मिलाने पर जो टोटल प्रतिरोध आ रहा है उसकी वैल्यू क्या मान ली अपन ने, R। परिपथ में टोटल धारा बही जाएगी है कौन सी, I, और विभवांतर क्या मान लिया V, तो ओम के नियम से I बराबर क्या आ गया, बी बटे आर। इन सभी मानों को उठा के मैं कहां रख रहा हूं बच्चों, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर क्या आएगा, I की जगह बी बटे आर, I1 जगह बी बटे R1, I2 की जगह बी बटे R2, और I3 जगह क्या जाएगा, बी बटे R3। यदि हम यहां से b कॉमन लेंगे तो v से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और वही पहले की तरह यदि मान लीजिएगा n प्रतिरोध कौन से क्रम में हो बच्चों, पार्श्व क्रम में संयोजित हूं, तो वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुल्य प्रतिरोध का, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 डॉट 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 1 बटे RN। यानी कुल मिलाकर जितने भी प्रतिरोध आपको पार्श्व क्रम में दिए हुए हैं, यदि आपको उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उन्हें उल्टा कर करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर जो वैल्यू आएगी बच्चों वो किसकी आएगी, 1 बटे आर की आएगी। आपको जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, 1 बटे आर की। आपको उसे वापस क्या करना है, उल्टा, और उल्टा करने के पश्चात आपको किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये समझना, मैंने आपसे क्या कहा अभी कि 1 बटे आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 बटे आर की। मान लीजिएगा 1 बटे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे 3। तो यहां से आप आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो याद रखना पार्श्व क्रम संयोजन में बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो वैल्यू आती है वो 1 बटे आर की आती है। आर की निकालने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो डायरेक्ट में बोल दूं कि भाई उल्टा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम क्या हुआ, संयोजन पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि धारा बहेगी कैसी, अलग अलग, और जो विभवांतर होगा वह क्या होगा, एक समान होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विद्युत शक्ति। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों विद्युत शक्ति। लेकिन समझिएगा, मैं यदि आपसे नॉर्मल शक्ति की बात करता, आपने पिछली क्लास में कक्षा 9 में शक्ति के बारे में पढ़ा हुआ होगा, और क्या है शक्ति। यदि मैं आपसे नॉर्मल शक्ति की बात करूं तो आप ये कहते हो कि जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो मान लीजिए 2 व्यक्ति जो हैं वह दौड़ लगा रहे हैं। अब मान लीजिए दौड़ जो है वो 2 किलोमीटर की है, और उस दौड़ में पहला जो व्यक्ति है वह 2 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट में पूरा कर लेता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वह उसे कितने मिनट में करता है, 8 मिनट में पूरा करता है। मान लिया है हमने। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि किसकी शक्ति ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर पहले वाला जो व्यक्ति है क्योंकि वह कार्य को कम समय में कर रहा है इसलिए उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा। तो यह आपने जो पिछली कक्षाओं में शक्ति के बारे में पढ़ा है, यदि आप यहां से निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, आप यहां कहोगे कि सर कार्य करने की जो दर है समय के साथ आपने निकाला, दर का मतलब क्या होता है, समय। तो आपने जो समय के साथ उसकी जो कैपेसिटी निकाली है कि वो कितनी जल्दी कार्य कर रहा है, यानी कार्य करने की दर को ही आपने क्या कहा था, शक्ति कहा था। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर इस चैप्टर में, तो कोई भी जो विद्युत परिपथ है, कोई भी जो विद्युत उपकरण है, वह किसका उपयोग करेगा बच्चों, विद्युत ऊर्जा का। तो कितनी ऊर्जा का उसके द्वारा उपभोग किया जा रहा है या क्षय किया जा रहा है,
उसकी दर ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो परिभाषा आ गई आपके पास कि विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की जो दर होती है उस दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर विभवांतर गुणा धारा, या P बराबर क्या आ गया, VI। यदि मैं बात करता हूं इसके SI मात्रक के बारे में, तो आप जानते हैं मैं आपको तक शुरू से ही ये बात बताता आया हूं कि वैसे तो हमें सीधा ही मात्रक याद रखना है, लेकिन कैसे आया वो भी पता होना चाहिए। तो जो विभवांतर का मात्रक होगा क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यदि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इनसे जो मात्रक बनेगा वो किसका मात्रक होगा, विद्युत शक्ति का। और जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, वाट, जिसे हम W से शो करते हैं। तो ये किसका मात्रक आ गया बच्चों, यह आ गया आपका विद्युत शक्ति का SI मात्रक। और परिभाषा क्या है कि विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को आपने क्या कहा था, विद्युत शक्ति कहा था। अब मैं यदि यहां पर आगे बात करूं इस विद्युत शक्ति में ही, तो आगे हम बात करने वाले हैं कि जो वाट है यह एक छोटा मात्रक होता है, इसके बड़े बड़े मात्रक कौन से होते हैं और यूनिट किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे, देखना वाट जो होता है बच्चों वह एक छोटा मात्रक होता है। यदि बड़े मात्रक की बात करूं तो 1 किलो वाट में कितने वाट हो जाएंगे बच्चों, 1000 वाट। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे बोला जाता है हॉर्स पावर, 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर क्या हो गया, कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। बहुत बार पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों, 746। अब देखना आगे समझिएगा आप, अभी आपने जो विद्युत शक्ति की परिभाषा पढ़ी, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था तो याद कीजिएगा मैंने आपको परिभाषाओं से फॉर्मूला निकालना भी सिखाया था। तो हमने परिभाषा पढ़ी है विद्युत शक्ति की कि विद्युत ऊर्जा के उपभोग और क्षयित होने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत शक्ति कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था दर का मतलब क्या होता है, समय का भाग। और किसको उपभोग कर रहे हैं आप, विद्युत ऊर्जा को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, P बराबर विद्युत ऊर्जा बटे T। यदि मैं यहां से विद्युत ऊर्जा की बात करूं, विद्युत ऊर्जा निकालूं, तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, P क्या है यहां पर, विद्युत शक्ति याद रखिएगा, गुणा क्या, T क्या है, समय। यदि इस विद्युत ऊर्जा का मुझे क्या निकालना पड़े, SI मात्रक निकालना पड़े, या मैं नॉर्मल मात्रक की बात करूं, तो देखना, देखो आप अपने जो परिपथ हैं उन परिपथों में कोई भी आप उपकरण लगाते हैं तो आपने देखे होंगे उनके ऊपर लिखा आता है कि 5 वाट का बल्ब है या 9 वाट का बल्ब है या फिर 1000 वाट का कोई यंत्र है या 800 वाट का कोई यंत्र है, तो वो क्या है, उसकी शक्ति है, क्या है, शक्ति। अब केवल आप उसे 1 सेकंड के लिए तो चलाने वाले हैं नहीं, कम से कम लगभग 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए चीजों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर मैं जो समय लेने वाला हूं बच्चों, वह लेने वाला हूं घंटे में। तो यदि मैं नॉर्मल इसके मात्रक की बात करूं तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या जाएगा, यदि मान लीजिएगा P का मात्रक क्या है, वाट, यानी W गुणा समय का मात्रक मान लीजिए मैंने किस में ले लिया, घंटे में, इस समय। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या आ गया, वॉट इनटू घंटा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा, यदि मान लीजिएगा मेरे पास क्या है, कोई भी 1 वोल्ट शक्ति का क्या है, उपकरण है, और यदि मैं उसे कितने घंटे चला रहा हूं, 1 घंटे चला रहा हूं, तो मेरे द्वारा कितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाएगा, 1 वोल्ट घंटा। बोलो किया जाएगा नहीं किया जाएगा, दोबारा समझिएगा मैंने क्या कहा, आपने यहां परिचय मात्रक को हटाइएगा। मैंने आपसे ये कहा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, शक्ति गुणा समय। अब मैंने कहा कि शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों, वाट,
और समय का मात्रक मैंने कम से कम मान लिया कि आप घंटे में तो उपयोग करेंगे, तो क्या ले लिया, घंटा। अब यदि मान लीजिएगा आपके पास कोई ऐसा उपकरण है जिसे की शक्ति जो है वो कितनी है, 1 वाट है, तो आप उसे कितने घंटे चलाते हैं, 1 घंटे चलाते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए उसके द्वारा कितनी ऊर्जा उपयोग की जाएगी, तो आप क्या कहोगे बच्चों, 1 वाट घंटा। बोलो है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी 1000 वाट के उपकरण को, कौन से वाट के उपकरण को बच्चों, 1000 वाट के उपकरण को कितने घंटे चलाते हैं, 1 घंटे चलाते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके द्वारा कितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाएगा, तो आपके द्वारा उपभोग की गई जो ऊर्जा है वह कितनी आ जाएगी बच्चों, 1000 वाट घंटा। बोलो आएगी नहीं आई। और इस 1000 जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, किलो। तो क्या गया ये, किलो वाट घंटा। तो आपने ये पाया कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक आया है वह क्या आ गया है, किलोवाट घंटा आ गया है। और इस किलोवाट घंटे को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी किलोवाट घंटे को क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक आया आपके पास वो क्या आ गया, किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है एक बार कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किसका मात्रक होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा का। मैंने आपको पहले ही बताया है। देखना आपको एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे देगा कि वह आपको आगे वाले ऑप्शन में पहुंचने ही नहीं देता। क्या कहना चाहता हूं समझे ना। आपने यहां पे पढ़ लिया, टीचर हर टीचर आपको ये बताएगा कि किलोवाट घंटा जो है, जिसे हम सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं, यह विद्युत ऊर्जा का क्या है, मात्रक है। लेकिन और आपसे मैं भी कह रहा हूं कि याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब एक बच्चा गलती कहां करता है, एग्जामिनर पेपर को सेट ही उसी प्रकार से करेगा कि आप जो आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पहले ऑप्शन को पढ़कर वहीं रुक जाओगे, आपको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाएगा। कैसे, यदि मान लीजिएगा आपको दे दिया है विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा विद्युत शक्ति। और जैसे ही आपको ऑप्शन मिला पहला कि भैया ये किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन आ गया एक। दूसरा आ गया विद्युत ऊर्जा, तीसरा आ गया धारा, और चौथा आ गया मान लीजिएगा विभवांतर। ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको बढ़ने क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या आ गया, विद्युत शक्ति। और ये विद्युत शक्ति जो पहला ऑप्शन आया है, अब आपके दिमाग में क्या भ्रांति आती है कि हमारे अध्यापकों के द्वारा या अध्यापिकाओं के द्वारा हमें जब पढ़ाया गया था तो विद्युत शक्ति वाले टॉपिक में ही इस किलोवाट घंटे का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। तो हो सकता है कि यह किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का ही क्या होगा, मात्रक होगा, और आप वहां पर इसको टिक करके आते हैं, जो क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो क्वेश्चन गलत ना कीजिएगा, ये छोटी छोटी सी बातें ही आपसे पूछी जाती हैं। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या आ गया, किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है, आपने ये मात्रक तो पढ़ा, लेकिन आपसे सामान्य ये पूछ लिया जाता है कि आप 1 किलोवाट घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। दूसरा, आपको कोई एक सवाल दे देगा और आपसे वहां पर यूनिट भी निकलवा लेता है कि यूनिट बताइए कि इसके द्वारा कितनी यूनिट का उपयोग किया जा रहा है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं किलोवाट घंटे में उपभोक्त ऊर्जा। मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। वैसे सामान्य आपको सीधा सीधा याद रखना कि कितनी होती है, लेकिन पता भी होना चाहिए कि कैसे निकाली जा रही है। तो किलो की जगह आप जानते हो किलो का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000।
वाट की जगह आप वाट रहने देंगे, गुणा, यदि इस घंटे को मैं कैसे बदलूंगा सेकंड में, तो कितना बच जाएगा बच्चों 3600 सेकंड। बोलो है या नहीं है। अब इस 36 से गुणा में इससे करूं तो कितना बना 36 गुणा 10 की घात 5 इंटू वाट इंटू सेकंड। बोलो है या नहीं है। और इस वाट इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है बच्चों, जूल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, जूल। तो याद रखना क्या बन गया 36 गुणा 10 की घात 5 और ये बन गया बच्चों आपका जूल। वाट इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। अब मैं यदि किताब के स्टैंडर्ड मानक वैल्यू पर बात करूं तो किताब में दिया हुआ है, इसको यदि मैं बीच में एक पॉइंट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों 3.6 और 3.6 जैसे ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10⁶ जूल। तो याद रखिएगा यह एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटे में उपभुक्त क्या है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का क्या है, मान है। सीधा सीधा पूछ लेता कि कितनी जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर यूनिट सूत्र की, कि यदि आपको यूनिट निकालनी पड़ जाए, सवाल मान लो आपको दे दिया जाए एग्जाम में और वहां पर आपको निकालनी पड़ जाए यूनिट, तो आप यूनिट कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। और देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि उपकरणों की संख्या गुणा समय गुणा वाट गुणा दिनों की संख्या बटे 1000। ये क्या है बच्चों आपका फॉर्मूला है, क्या निकालने का, यूनिट निकालने का। आपको कोई सवाल दे दे और सवाल देकर के आपसे कहे कि बताइए यूनिट क्या होंगी, तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। समझना, अभी आपके सामने मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, मैं एक सवाल के उदाहरण के द्वारा आपको निकालना भी सिखा देता हूं। तो देखना बच्चों क्या होती है। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिएगा सरोज, एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, और इस सवाल में आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे यह फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए। बुक में नहीं है हमारी में, बुक में सिर्फ P बराबर VI वाले फॉर्मूले से ही निकालना बताया गया है, लेकिन मैं आपको ये रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप कभी भी यूनिट निकाल सकते हो, भूलेंगे ही नहीं। तो रामबाण सूत्र लगा लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिएगा सरोज एक 400 वाट के फ्रिज का, कितने वाट का बच्चों 400 वाट के फ्रिज का उपयोग करती है 8 घंटे प्रतिदिन। कितने दिन चला रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि सरोज 400 वाट के एक फ्रिज का 8 घंटे प्रतिदिन क्या करती है, उपभोग करती है। यदि क्या कर रही है वो 8 घंटे प्रतिदिन चला रही है किसको, एक फ्रिज को, तो दिसंबर के महीने का, या फिर मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं नवंबर के महीने का, तो नवंबर के महीने का क्या निकालिए, यूनिट खर्च निकालिए। समझ रहे बच्चों मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, सवाल में बोल देता हूं। सरोज 400 वाट का एक फ्रिज है, उसे क्या कर रही है, प्रतिदिन 8 घंटे चलाती है। तो क्या याद कीजिए, नवंबर के महीने में याद कीजिए कितने यूनिट का उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो देखना यहां पर सूत्र में क्या लिखा हुआ है, उपकरणों की संख्या, एक ही फ्रिज है, 2 फ्रिज तो है नहीं, तो जब फ्रिज एक है तो उपकरणों की संख्या में क्या जाएगा बच्चों, 1। बोला आएगा नहीं आएगा। समय कितना है, समय का मतलब कितने घंटों से चलाया जा रहा है, तो 8 घंटे प्रतिदिन, तो यानी समय का गुणा कितना हो जाएगा 8 से, कितने वाट का है बच्चों 400 वाट का। अब है दिनों की संख्या। देखो या तो आपको सवाल में सीधा सीधा दिनों की संख्या देगा, कैसे कि ये पूरा सवाल मान लो ऐसे ही होता और आपसे यहां पर नवंबर का महीना ना देके कह देता कि 30 दिन का क्या निकालिए, यूनिट खर्च निकालिए।
लेकिन आपको यहां पर 30 दिन ना देकर क्या दे दिया है, नवंबर का महीना। तो आप प्रत्येक महीने में यूनिट खर्च निकालना जानते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30। तो गुणा कर देंगे आप से 30 दिन से, बटे कितना हो जाएगा, 1000। ये बात समझ में आ गई, आग हो गई आपको। यहां समय कौन सा लेना है, जितने घंटे से चलाया जा रहा है, और ये क्या बच्चों, दिनों की संख्या कि कितने दिन के लिए पूछा है। और यदि दिन नहीं देगा तो क्या देगा आपको, कोई ना कोई महीना देगा, उस महीने से आपको ये निकालना है। 3 जीरो से यहां से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 8 चौका कितना हो गए बच्चों, 32 गुणा कितना 3, कितनी आ गई आपकी 96 यूनिट। तो बच्चों ये रहा आपका सवाल और ये रहा आपका सूत्र। तो आप सूत्र से सवाल कैसे हल करेंगे अब आप समझ गए होंगे। तो यहीं पर हमारा ये विद्युत धारा वाला चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद।